पाटलिपुत्र नगरी में धर्मदत्त नाम के व्यापारी की एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी। उस दुकान की मिठाई बहुत प्रसिद्ध थी। भाई धर्मदत्त, मिठाई का तो कोई जवाब नहीं। पूरे पाटलिपुत्र में इस मिठाई जैसा स्वाद कहीं पर भी नहीं मिलता। शुक्रिया। नहीं, मुझे चाहिए मिठाई। पिताजी, मुझे मिठाई चाहिए। मिठाई खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है बेटा। धर्मदत्त स्वभाव से बहुत दयालु था। वो हर किसी की मदद करता। पर मालिक, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी इसी के उम्र का है। और हाँ, अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारा आशीर्वाद ही दे दो। भगवान आपको और आपके परिवार को सदा खुश रखे। जहाँ एक तरफ लोग धर्मदत्त और उसके परिवार को आशीर्वाद देते थे, वहीं दूसरी तरफ उसके दो छोटे भाई मन ही मन उसकी तरक्की से चलते थे। अरे इसी तरह ये मुफ्त में मिठाई बांटेगा तो जल्द ही दुकान का दिवाला निकल आएगा। भाइयों के इस स्वभाव की धर्मदत्त को जरा भी भनक नहीं थी। वो अपने भाइयों से उतना ही प्यार करता था जितना वो अपनी पत्नी सुशीला और अपने बेटे कुमार से करता था। धर्मदत्त के दोनों भाई और उनकी पत्नियां धर्मदत्त के साथ एक ही मकान में रहते थे। दोनों भाइयों के भविष्य को लेकर धर्मदत्त चिंतित था। उसे अपना व्यापार बढ़ाना था और उसी सिलसिले में एक दिन वो नदी से होकर बाहर गांव जा रहा था। अचानक नदी में तेज बाढ़ आई और धर्मदत्त की नाव उलट गई। धर्मदत्त की मृत्यु हो गई। धर्मदत्त की मृत्यु के बाद उसके दोनों भाई उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लेते हैं। अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, निकल जाओ यहाँ से। भाइयों के इस बर्ताव से सुशीला बहुत दुखी हो जाती है और शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में आकर रहने लगती है। सब कुछ खो देने के बावजूद भी सुशीला हार नहीं मानती। वो लोगों के घर में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती है। अरे ये क्या, अभी तक बर्तन ही मांज रही हो? जल्दी करो, तुम्हें ये कपड़े भी धोने हैं। अरे अभी तक काम खत्म नहीं हुआ और ये कपड़े कौन धोएगा? भगवान, तुम तो बड़ी आलसी निकली। माँ का ये हाल मैं नहीं देख सकता। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ कुमार, इतने उदास क्यों हो? माँ, मुझसे ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। एक दिन मैं भी अपने पिताजी की तरह बड़ा व्यापारी बनूंगा। फिर तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूर बनोगे बेटा, पर व्यापार के लिए थोड़ा धन भी आवश्यक है। वो कहाँ से लाओगे? सुना है कि इस नगरी में विशाल दत्त नाम का एक व्यापारी है जो होशियार और होनहार लड़कों को पैसे उधार देता है। तुम बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह हो। जाओ बेटा, तुम कामयाब होगे। मदद मांगने के लिए कुमार विशाल दत्त के यहाँ जा पहुँचता है। अरे भाई, मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं भला? कोई जान ना पहचान और तू मेरा मेहमान। इनकार मत कीजिए महोदय, मैं बड़ी अपेक्षा से आपके पास आया हूँ। मैं धर्मदत्त का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या सच में तुम धर्मदत्त के बेटे हो? अरे धर्मदत्त तो काफी होनहार और काबिल व्यापारी था, लेकिन मुझे तुम में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। कुमार की बातों से विशाल दत्त प्रभावित होता है। वो कुमार के हुनर को आजमाने की सोचता है। तभी उसकी नजर एक मरे हुए चूहे पर पड़ती है। एक होनहार और कुशल व्यापारी इस मरे हुए चूहे को लेकर भी बहुत कुछ कर सकता है। क्या तुम में ये काबिलियत है? कुमार मन ही मन निश्चय करता है। जी आभारी हूँ महोदय, मैं मरे हुए चूहे से ही काम चला लूंगा। कुमार मरा हुआ चूहा लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अरे रास्ते में एक मूंगफली बेचने वाले दुकानदार की बिल्ली बहुत उछल कूद कर रही थी। अरे कोई इस बिल्ली का मुंह बंद करेगा? परेशान कर दिया है इस बिल्ली ने। तभी कुमार वो मरा हुआ चूहा लेकर उस दुकानदार के पास जाता है। महोदय, मुझे लगता है कि आपकी बिल्ली को भूख लगी है। मेरे पास ये मरा हुआ चूहा है जो मैं इसे खाने के लिए दे सकता हूँ। जल्दी दे दो भाई। लेकिन उसके बदले 4 मुट्ठी मूंगफली आपको मुझे देनी होगी।
ठीक है, पहले उस बिल्ली को चुप कराओ यार। कुमार वो मरा हुआ चूहा बिल्ली के सामने रखता है। बिल्ली चूहे पर झपट पड़ती है। दुकानदार खुश होकर कुमार को 4 मुट्ठी मूंगफली दे देता है। मूंगफली लेकर कुमार निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ लकड़हारे नजर आते हैं जो काफी भूखे हैं। कुमार लकड़हारों को मूंगफलियां देता है। लकड़हारे खुश होकर मूंगफलियां खाते हैं। शुक्रिया बेटा, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं लकड़ियों से ही काम चला लूंगा। लकड़हारे कुमार को लकड़ियां देते हैं। वो लकड़ियां कुमार बाजार में जाकर बेचता है और मिले हुए पैसों से वो और मूंगफलियां खरीदता है। वो मूंगफलियां जाकर लकड़हारों को देता है। लकड़हारे उसे दोबारा लकड़ियां देते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता है। आखिर कुमार उस शहर का बड़ा लकड़ियों का व्यापारी बन जाता है। कुमार की ये तरक्की देख माँ बहुत खुश हो जाती है। अपनी मेहनत और होशियारी से कुमार बहुत सारा पैसा कमा लेता है। इसे कहते हैं बाप से बेटा सवाई। इसने तो धर्मदत्त का नाम और भी रोशन कर दिया। सही कहा भाई, बेटा हो तो कुमार जैसा। प्रणाम महोदय, प्रणाम। लेकिन माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कुमार, धर्मदत्त का बेटा, जिसे आपने एक मरा हुआ चूहा दिया था। ओह, उसका ऋण मैं चुकाने आया हूँ। कुमार एक छोटा सा बक्सा विशाल दत्त के सामने रख देता है जिसमें एक सोने का चूहा है। तुम वाकई में बहुत होशियार और होनहार निकले। कुमार बेटा, इस सोने के चूहे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ये तुम्हारी मेहनत और लगन का प्रतीक है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। तुमने एक मरे हुए चूहे से अपना उत्कर्ष साधा है, इसीलिए तुम्हें आज से मूषकवाणी नाम से ही जाना जाएगा और तुम्हारे कीर्ति का डंका चारों देशों में बजेगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। बच्चों, चॉकलेट्स कौन कौन खाना चाहेगा? तुम सबके चॉकलेट्स टेबल पे रख दिए हैं, खा लेना। हेजल, कहाँ जा रही हो? मैं अभी हाथ धो के आती हूँ। अरे, मेरा चॉकलेट कहाँ गया? अरे यही तो रखा था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बरसों पहले एक राज्य में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसने राजा के लिए चंदन की लकड़ी का रथ बनाया था। राजा उससे बेहद खुश था। राजा ने उसे सोने का तराजू उपहार में दिया था। रथ काफी आकर्षक बना था, इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा ने भी उस लकड़हारे को रथ बनाने के लिए बुलावा भेजा था। मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने रुकना पड़ेगा। तब तक इस सोने के तराजू को संभालने के लिए किसी को देना होगा, नहीं तो ये चोरी हो जाएगा। लकड़हारा तराजू लेकर सोनार के पास जाता है। सोनार भाई, मुझे पड़ोसी राज्य में 5 से 6 महीने के लिए जाना है। तब तक तुम मेरा ये सोने का तराजू संभाल कर रख सकते हो? अरे फिक्र मत करो, तुम्हारा तराजू मेरे घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़हारा तराजू देकर पड़ोसी राज्य में निकल जाता है। कुछ महीनों बाद लकड़हारा अपना काम पूरा करके वापस आता है। उस वक्त सोनार एक अंगूठी बनाने का काम कर रहा था। प्रणाम सोनार भाई। अरे तुम आ गए। अरे तराजू को भी कोई गुड़ लगाता है? गुड़? मैंने तो कोई गुड़ नहीं लगाया था तराजू को। क्यों, क्या हो गया? अरे मूर्ख, गुड़ की वजह से पूरे तराजू को चूहे खा गए। अरे नहीं, वो सोने का तराजू मुझे इनाम में मिला था। बेचारा लकड़हारा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। अरे यहाँ रखा हुआ हीरा कहाँ गया? जरूर उस लकड़हारे ने चुराया होगा। सुनो लकड़हारे, मुझे पता है तुमने मेरा हीरा चुराया है। चुपचाप मेरा हीरा वापस दे दो। क्या बात कर रहे हो? मैंने कोई चोरी नहीं की। शायद तुम ये जानते नहीं कि वो हीरा राजा के अंगूठी का है। राजा को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब इसका फैसला तो हमारे राजा ही करेंगे। सोनार लकड़हारे को पकड़कर राजा के दरबार में ले आता है। राजा दोनों की बातें सुन लेता है। ज्यादा चालाक मत बनो लकड़हारे, तुम्हारे सिवा वहां और कोई नहीं था। चुपचाप बताओ हीरा कहाँ है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने मेरी आंखों से देखा, उस हीरे को चींटियां खा रही थी। मुझे बेवकूफ समझते हो? चींटियां हीरा कैसे खा सकती है? क्यों नहीं खा सकती महाराज?
चूहे सोने का तराजू खा सकते हैं तो चींटियां हीरा क्यों नहीं खा सकती? क्या चूहे ने तराजू खाया? हाँ महाराज, सोनार भाई से पूछ लीजिए। क्या ये लकड़हारा सच बोल रहा है? सोनार को समझ आ जाता है कि वो खुद ही फंस गया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, सोने के तराजू को देखकर मैं थोड़ा सा लालची हो गया था। सोने के तराजू की चोरी कबूल करते ही लकड़हारे ने अपनी टोपी में छुपा हुआ हीरा निकाला और महाराज के सामने रख दिया। महाराज के आदेश पर सिपाहियों ने सोनार को गिरफ्तार कर लिया और उसे तुरंत सोने का तराजू वापस करने का आदेश दे दिया। लकड़हारा तराजू लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सोनार अपनी करतूत पे पछताता है। हेजल, मुझे माफ कर दो, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये लो तुम्हारा चॉकलेट। छोटे और लालची सोनार को अच्छी सजा मिली।